हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। नोबेल प्राइज़ है, अफगानिस्तान का मामला है, भारत ब्रिटेन के बीच में जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, जेनजी ने जो बदलाव किए हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं और पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। शांति के लिए यानी पीस के लिए 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताएं। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? 2025 नोबेल प्राइज़ विनर फॉर पीस कौन है? विजेता का नाम क्या है? मारिया मचाडो। क्या नाम है? मारिया मचाडो। और ये मेरे बगल में देख रहे हैं आप, ओके, फोटोग्राफ। ये कौन है? वेनेजुएला की विपक्ष के लीडर हैं, ओके। और डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी चर्चा में थे। उन्होंने मांगा था कि हमें नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाना चाहिए, लेकिन मांगने पर भी उनको नहीं मिला इस बार। ठीक है, कई महीनों से वो कह रहे थे कि हमने ये युद्ध रुकवा दिए, हमने वो युद्ध रुकवा दिए। भारत पाकिस्तान को लेकर भी कहा था, और पाकिस्तान ने तो ऑफिशियली ये कहा था कि मतलब नोबेल प्राइज़ कमेटी है उसको रिकमेंडेशन भेजा था कि इनको दिया जाए, लेकिन नहीं मिला। ठीक है, भारत पाकिस्तान को लेकर भी इन्होंने कहा था कि हमने रुकवाया है, हालांकि भारत ने खारिज किया था इसको, युद्ध को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ओके। तो नोबेल प्राइज़ कमेटी ने ये ऐलान कर दिया है, और ये मारिया मचाडो नाम आपको याद रखना है। पीस प्राइज़ इनको मिला है। कहाँ की है? वेनेजुएला की है। और क्यों मिला है इनको? तो लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव के लिए जो इन्होंने 20 साल लगातार संघर्ष किया है, उसके लिए मिला है। नोबेल पुरस्कार समिति ने कहा है कि आज जब दुनिया के कई हिस्सों में तानाशाही बढ़ रही है और लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, ऐसे में मारिया मचाडो जैसे लोगों की जो हिम्मत है वो उम्मीद जगाती है। समिति ने ये कहा है कि लोकतंत्र ही अस्थायी शांति की शर्त है, और जब सत्ता जो है ना हिंसा और डर के जरिए जनता को दबाने लगती है, तो ऐसे में साहसी लोगों को सम्मान देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक बार मैप के जरिए चलते हैं, आखिर वेनेजुएला है कहाँ और क्या वहाँ पर तानाशाही है, इन सब चीज़ों को देखते हैं, फिर काफ़ी कुछ समझ में आएगा, क्योंकि नोबेल पुरस्कार समिति ने एक तरह से तानाशाही वहाँ पर कही है। तो चलते हैं मैप के ज़रिए, और ये रहा अपना प्यारा भारत, ओके। और कहाँ पर है वेनेजुएला? वेनेजुएला जो है ना वो दक्षिणी अमेरिका में है। तो चलते हैं, ये उत्तरी अमेरिका हो गया महादेश, और ये दक्षिणी अमेरिका महादेश है, और उसी में दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी हिस्से में ये वेनेजुएला देख रहे हैं आप, ओके। वेनेजुएला ये बहुत ही तेल से संपन्न ये देश है, और यहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन है? निकोलस मादुरो। ठीक है, इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कौन? अमेरिका के लोग, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति। और इसके अलावा यूरोप के तमाम जो देश हैं इनको पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये अब इनके पास बहुत ज़बरदस्त तेल है, यहाँ पर ऑयल रिज़र्व बहुत भयानक रूप से है, और उस ऑयल रिज़र्व का ये पश्चिमी देशों के उनके लीडर्स के मन मुताबिक नहीं इस्तेमाल करते हैं, ओके, समझ गए आप। तो इसी बीच में आती हैं कौन? ये है मारिया मचाडो। इन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किया हुआ है, और फिर नौकरी भी की। बाद में फिर इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी वेनेजुएला में। 2010 में इन्होंने नेशनल असेंबली के लिए चुनाव लड़ा था, फिर सांसद बनी थी वहाँ पर, यानी संसद का चुनाव लड़ा था, और खुले तौर पर इन्होंने तानाशाही, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाई। 2014 में निकोलस मादुरो की नीतियों की आलोचना की, और फिर संसद से इनको सस्पेंड कर दिया गया था। 23-24 में जो वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, और फिर से जो निकोलस मादुरो चुने गए हैं, उस दौरान ये विपक्ष की लीडर बनी थी, लेकिन सरकार ने इनकी उम्मीदवारी पर प्रतिबंध लगा दिया था, और ये चुनाव नहीं लड़ सकती। फिर 2024 में क्या हुआ? चुनाव के दौरान विपक्षी जो उम्मीदवार थे एडमुंडो गोंजालेज, तो उनको समर्थन किया था इन्होंने, लेकिन फिर भी निकोलस मादुरो जो है वो चुनाव जीत गए थे। और एक समय काफ़ी चर्चित रही हैं ये निकोलस मादुरो से पहले जो वहाँ राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था ह्यूगो चावेज। ठीक है, तो 14 जनवरी 2012 की बात है। तब संसद में इन्होंने क्या किया? इनका भाषण रुकवा दिया था, ठीक है, मादुरो का, और इसकी वजह से काफ़ी चर्चा में रही थी ये पूरी बातें, ओके। तो और उसके बाद फिर इनकी जो है ना वो चर्चा दुनिया भर में हुई,
और कई सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। अभी 2025 में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने के लिए नोबेल पीस पुरस्कार मिला। 2024 में सखारोव पुरस्कार उनको मिला था यूरोपीय संसद की ओर से। ओके, 2024 में ही वलचलाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार उनको मिल चुका है, काउंसिल ऑफ यूरोप ने दिया था। इसके अलावा कई सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। ठीक है। इस दौरान क्या हुआ है, जब ट्रंप को ये अवार्ड नहीं मिला है पीस प्राइज, तो जो वाइट हाउस है, अमेरिकी राष्ट्रपति के जो ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन हैं वाइट हाउस की ओर से, तो उन्होंने कहा है कि ये पक्षपात हुआ है। ठीक है, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि नोबेल कमेटी ने एक बार फिर से ये साबित किया कि वे शांति से उससे ज़्यादा राजनीति पर ध्यान देते हैं। अब सवाल होता है कि आखिर क्यों नहीं मिला, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से नोबेल पुरस्कार के लिए इनके नाम की मतलब चर्चा ही नहीं हुई। दरअसल 2025 के नोबेल पीस पुरस्कार के लिए जो नामांकन है ना, नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख थी वो 31 जनवरी 2025 थी। कब? 31 जनवरी 2025। और इस डेट के बाद अगर कोई भी नामांकन आता है तो उस पर विचार नहीं किया गया। ओके, और नहीं किया जाता है। और नामांकन की प्रक्रिया जो है ना वो फिर कब से शुरू होती है? 1 फरवरी से शुरू होती है और 31 जनवरी तक, यानी पिछले साल ही शुरू हो गई थी और 31 जनवरी को समाप्त हो गई थी। और ट्रंप कब बने थे दोबारा राष्ट्रपति? 20 जनवरी 2025 को। और सिर्फ 11 दिन थे। 11 दिन में ऐसा कुछ काम तो किया नहीं था जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिले। बाद में उन्होंने ज़रूर कहा कि हमने ये कर दिखाया, हमने ये कर दिखाया। गजा वाला जो शांति समझौता हुआ है उसको लेकर भी इन्होंने दावा कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये पूरा मसला है, चूँकि काफ़ी चर्चा में थी ये खबर नोबेल पीस प्राइज़ की, इसलिए इतना वक्त मैंने दिया समझने के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय जो यानी इंटरनेशनल रिलेशन जो टॉपिक है ना, उसको समझने के लिए थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन एक पड़ोसी देश की बात है। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि ऑल इन वन बिहार बैच, बिहार में कई सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं एक साथ। एसआई कांस्टेबल, इंटरस्थलीय, सीजीएल, एडीओ, स्टेनोग्राफर और सहायक परिचर। तो इन सब की एक साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आज शाम 7 बजे लाइव सेशन होने जा रहा है। इसकी पहली क्लास होने जा रही है। ठीक है, इन सब तमाम एग्जामिनेशन की एक साथ तैयारी, क्योंकि फॉर्म तो कोई एक बच्चा एक ही फॉर्म तो भरता नहीं है, अलग अलग कई सारे फॉर्म भरते हैं ताकि तैयारी बेहतर हो सके, जिसमें लग जाए तो नौकरी मिल जाए। और यही मेरी कोशिश है कि ऐसी तैयारी करवाई जाए हमारी टीम के द्वारा कि आपको एक सीट तो पक्का रहे, इस लेवल की तैयारी करें। तो ये बैच जो है ना वो शार्प लर्निंग ऐप पर है और आज ही से 11 अक्टूबर की शाम 7 बजे लाइव हम होंगे। यूट्यूब पर भी होंगे और ऐप पर भी होंगे। जिन लोगों ने परचेज किया है उनसे भी बात करेंगे और जो यूट्यूब पर हैं उन पर भी। तो अलग से ये बैच भी है, अलग अलग। एक तो ये पूरा का पूरा एक साथ बैच है, ऑल इन वन बिहार बैच नाम है इसका। और अन्य जो बैच है वो सिंगल बैच भी है। तो ये जैसे कि एडीओ का हो गया, दरोगा का हो गया, ठीक है, कांस्टेबल का हो गया, बिहार इंटर स्तरीय ये हो गया, बिहार सीजीएल हो गया। तो ये सारे बैच जो है ना अलग अलग भी अवेलेबल हैं और एक साथ लेते हैं तो आपको करंट अफेयर्स का मेंबरशिप 1 साल तक अपडेट मिलता रहेगा। पूरी तैयारी भी हो जाएगी आपकी। तो शाम को 7 बजे मिलेगा ज़रूर। ओके। और 72वें बीपीएससी का प्री और मेंस उसका फाउंडेशन बैच 2 चल रहा है ऑलरेडी। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कोई भी अगर पूछना हो कुछ भी किसी भी बैच से रिलेटेड, कोई भी आपके मन में सवाल हो रहे तो ये नंबर है, ये व्हाट्सएप आपको करना है, कॉल नहीं करना है। ओके। और एक सवाल आ रहा था, एक बच्चे कह रहे थे कि क्या बिहार का ही केवल है? नहीं भाई साहब, यूपीएसआई का बैच ऑलरेडी चल रहा है, लगभग पूरा हो चुका है। कांस्टेबल का है यूपी का, ये सारे बैचेज ऑलरेडी जो है ना वो पूरे हो चुके हैं। एनटीपीसी का पूरा हो चुका है बैच और एग्जामिनेशन भी हो चुका है। नया बैच बस आने ही वाला है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार वहाँ के विदेश मंत्री ने यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अनुमति के बाद अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा की। तो उनका नाम क्या है? यूएनएससी से परमिशन लेना पड़ा है भारत आने के लिए। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा आमिर खान मुत्ताकी। क्या है? आमिर खान मुत्ताकी।
ओके। अभी ये जो नाम है ना, ये बाकी नाम, ये सब वहाँ के सत्ता के शीर्ष पर है। जैसे हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा, ये कौन है? वहाँ का चीफ है, ठीक है। मतलब सबसे प्रमुख जो लीडर है वो वही है। हसन अखुंद ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पर है, ओके। और अब्दुल हकीम हक्कानी ये चीफ जस्टिस है, ओके। समझ गए आप? जो सत्ता का जो चीफ है वो कौन है? वो है हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा। इसको देखा नहीं जाता है ज़्यादातर, ये गुप्त ही रहता है बंदा। प्राइम मिनिस्टर हसन अखुंद और चीफ जस्टिस वहाँ के अब्दुल हकीम हक्कानी। और जो विदेश मंत्री हैं जो आए हैं, आमिर खान मुत्ताकी, ये नाम है इनका। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं कि तालिबान मिनिस्टर ये मुत्ताकी जो हैं वो, उनको वार्म वेलकम किया गया, गर्मजोशी से स्वागत किया गया, ठीक है। पहली बार भारत की यात्रा की और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। देखिए 2021 में अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था, अमेरिका को वहाँ से निकलना पड़ा था। और उसके बाद से पहली बार है जब वहाँ के किसी टॉप लीडर का भारत में आगमन हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से प्रश्न आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग से छूट प्राप्त करने के बाद ही तालिबान शासित अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी वो भारत की यात्रा कर सकें? तो आपको याद रखना है क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। 9 अक्टूबर को उनके गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और इनको परमिशन लेनी पड़ी है यूएनएससी से। यूएनएससी की जो एक संकल्प का समिति है, यानी सैंक्शन कमेटी है, तो उसी ने 30 सितंबर को यात्रा प्रतिबंध से छूट दी है। और ये इस छूट के तहत वो 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक दिल्ली में या कहें भारत में वो यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले भी जो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में तालिबानी सरकार थी ना 1996 से 2001 के बीच में, तब भी वो सरकार में वो मंत्री थे। अब सवाल ये होगा यहाँ पर कि यूएनएससी से परमिशन मिलने का क्या मतलब है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो ना एक प्रतिबंधित लिस्ट है, सैंक्शन लिस्ट है, और उस लिस्ट में तालिबान संगठन जो है ना उसको आतंकी संगठन के तौर पर लिस्टेड किया हुआ है, ओके। 1999 में संकल्प लिया था यूएनएससी ने। और इस वजह से क्या ना, उससे जुड़े हुए जितने प्रमुख लीडर्स हैं तो उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उनकी संपत्ति फ्रीज किया हुआ है, हथियार की खरीद पर रोक लगी हुई है। अब चूँकि वहाँ अमेरिका ने खुद ही तालिबान को सौंप दी सत्ता, वहाँ से लौट आया अमेरिका, तो उसके बाद फिर अमेरिका से इसके संबंध यानी तालिबान के बेहतर हुए हैं, ओके। लेकिन प्रतिबंध अभी भी लगा हुआ है और नज़र रख रहा है कि कहीं ऐसी आतंकी घटना ना हो जाए तालिबान के द्वारा जिससे कि दुनिया पर बुरा असर पड़े। तो इसलिए अभी तक ये यात्रा प्रतिबंध वगैरह लगा हुआ है। हालांकि इन पर या इनके जो टॉप लीडर है उनको आतंकवादी नहीं कहेंगे, लेकिन प्रतिबंध अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो शक है कि कहीं ये अलकायदा जैसे संगठन से फिर से जुड़ ना जाएं, तो इसलिए चूँकि यात्रा प्रतिबंध है और भारत जो है ना वो संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख सहयोगी है, संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है, सदस्य है, तो यहाँ पर आने के लिए उनको परमिशन लेना पड़ा है यूएनएससी से, ठीक है। अच्छा, भारत में आए हैं तो वो देवबंद वहाँ भी उन्होंने दौरा किया है, जो दारुल उलूम मदरसे हैं वहाँ पर दौरा किया उन्होंने, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। अच्छा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं और फिर डिटेल और बात करते हैं, ओके। प्रश्न यहाँ पर होगा, भारत ने किस पड़ोसी देश में स्थित अपने तकनीकी मिशन को 4 वर्ष के बाद फिर से दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की है? अब पड़ोसी देश की बात हो रही है, इसमें से क्या होगा आंसर सही? अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, इंडिया टू अपग्रेड टेक्निकल मिशन इन काबुल टू स्टेटस ऑफ एम्बेसी। ये कौन कर रहे हैं? जयशंकर। एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। कब? 10 अक्टूबर को। मुक्ताकी से मुलाकात हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर की 10 अक्टूबर को, और उसी के दौरान भारत ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब एक बार अफगानिस्तान को मैप के ज़रिए देखते हैं। अपना प्यारा भारत है और अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है। अफगानिस्तान ये रहा। आप कहेंगे पड़ोसी कैसे है? इसकी जो सीमा है ना, यहाँ पर
इससे लद्दाख का जो हिस्सा है, देखिए ये तो कश्मीर हो गया, ठीक है, और ये लद्दाख हो गया। लद्दाख से यहाँ से सीमा से जुड़ता है अफगानिस्तान। लेकिन चूंकि ये पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, करीब इतना हिस्सा, तो सीधे हम अभी नहीं जा सकते, लेकिन हमारी सीमा इससे लगती है, ये सीधी बात है। ओके, तो अब यहाँ पर जो एम्बेसी है ना, ये वाला एम्बेसी है यहाँ पर भारत का, तो उसको 2021 में जब तालिबान ने वहाँ कब्जा किया था, उसके बाद इसको टेक्निकल मिशन के तौर पर घोषित कर दिया गया था। मतलब शुरू में तो बंद ही कर दिया गया था कुछ वक्त के लिए, बाद में फिर तालिबान का शासन आया और स्थिरता आई थोड़ी सी कुछ महीने में। उसके बाद भारत ने जो है ना, और उसने भी भारत के साथ जो है ना कनेक्शन बनाए रखने की कोशिश की, और तब एक टेक्निकल मिशन के तौर पर उसको वहाँ पर खोला गया। ठीक है, भारत के जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं वो वहाँ रह रहे थे, एक तरह से दूतावास का ही काम कर रहा था, लेकिन उसको दूतावास कह नहीं रहे थे, क्योंकि दूतावास कहने का मतलब है कि हम तालिबान सरकार को मान्यता देने की ओर बढ़ रहे हैं, और यही हुआ है। अभी केवल रशिया ही है जिसने तालिबान शासन को मान्यता दी हुई है अफगानिस्तान में। उसके अलावा दुनिया का कोई भी देश नहीं है जिसने इसको ऑफिशियली मान्यता दी है। क्लियर हो गई बात। चीन भी, उसका भी यहाँ पर दूतावास है, लेकिन मान्यता नहीं दी है। भारत ने अब दूतावास घोषित कर दिया है इसको, यहाँ पर जो काबुल में है, वहाँ की राजधानी में जो टेक्निकल सेंटर था उसको अब दूतावास कह दिया है। लेकिन एक तरह से कहा जा रहा है कि ये जो है ना, वो हम अनौपचारिक रूप से उससे और रिश्ते बढ़ा रहे हैं। ओके, अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक और बात कहूँ कि अफ़गानिस्तान के जो सीधी जो सीमा लग रही है, सबसे बड़ी सीमा वो लग रही है किससे? पाकिस्तान से ही, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इतना बड़ी सीमा है। लेकिन पाकिस्तान से उसका 36 का आंकड़ा चल रहा है इस वक्त। क्यों चल रहा है 36 का आंकड़ा? लगातार क्या है ना, यहाँ पर एक संगठन है पाकिस्तान तालिबान। ओके, तो यहाँ पर सक्रिय है, और पाकिस्तान ये कहता है कि अफ़गानिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है और इसलिए ये आतंक फैला रहा है। अब जबकि ये कह रहा है अफ़गानिस्तान कि ऐसा हमारा तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, और अफ़गानिस्तान से बहुत सारे शरणार्थी इन इलाकों में रह रहे हैं, उन सबको खदेड़ कर पाकिस्तान अंदर भेज रहा है अफ़गानिस्तान में, और वो शरणार्थियों की दुर्दशा है। तो इस पर भारत ने भी चिंता व्यक्त की, और सीमा पार आतंकवाद को भारत और अफ़गानिस्तान के लिए एक साझा चुनौती बताया। अब सीमा पार आतंकवाद का क्या मामला है? इधर से ये भी पाकिस्तान, जो अफ़गानिस्तान है, वो कहता है कि पाकिस्तान अपने आतंकियों का इस्तेमाल इधर बम विस्फोट करने में करता है। पाकिस्तान ये कहता है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान से जुड़े हुए समूह ने यहाँ पर बम विस्फोट वगैरह किए हैं। तो ये तनाव चल रहा है, और सीमा भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। उसको लेकर पाकिस्तान की सेना और अफ़गानिस्तान की जो तालिबान सेना है उसके बीच में टकराव रहता है, गोलियां चलती रहती हैं, लोग मारे जाते हैं, आधी मतलब सेना के जवान मारे जाते हैं। तो तनाव यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ढंग से है, और इस तनाव की वजह से ही भारत ने कहा, भारत के विदेश मंत्री ने यह कहा कि ये जो सीमा पार आतंकवाद है ना, वो भारत और अफ़गानिस्तान के लिए साझा चुनौती है। मतलब अफ़गानिस्तान भी सीमा पार आतंकवाद से जूझ रहा है, पाकिस्तान जो है ये करवा रहा है। और विदेश मंत्री ने खास बातें कही कि अफ़गानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, इन सब की स्वतंत्रता के लिए भारत प्रतिबद्ध है। घनिष्ठ सहयोगी के तौर पर भारत जो है ना, उसके विकास और क्षेत्रीय स्थिरता पर काम करेगा, मजबूत करने के लिए। इसी मजबूत करने के लिए, दोस्ती को और बेहतर करने के लिए काबुल यानी अफ़गानिस्तान की राजधानी में जो टेक्निकल मिशन है उसको दूतावास के स्तर का हम उसको अपग्रेड करने की घोषणा करते हैं, और इससे बहुत ही खुशी हो रही है। क्या मतलब हुआ टेक्निकल मिशन का दर्जा देने का? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अनौपचारिक रूप से, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक रूप से एक तरह से हम उसके साथ और घनिष्ठ होने की ओर कदम उठा रहे हैं। ओके, और आपको बताऊं कि अफ़गानिस्तान में भारत ने 6
स्वास्थ्य परियोजनाएं भी शुरू करने का ऐलान किया है और जल्द ही इसको शुरू किया जाएगा। उसमें यह है कि अफ़गानिस्तान के जो अस्पताल हैं वहाँ पर MRI CT स्कैन मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी, टीकाकरण, कैंसर की दवाएं भारत वहाँ उपलब्ध कराएगा। और जो भूकंप आया था पिछले वक्त में वहाँ पर, तो वहाँ बहुत सारे आवासों घरों के पुनर्निर्माण चाहता है करवाना अफ़गानिस्तान, तो उसमें भारत जो है ना वो योगदान देने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन में। भारत और पड़ोसी देश वाला जो टॉपिक है उसमें यह अफ़गानिस्तान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अफ़गानिस्तान क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? क्योंकि इसके ज़रिए हम इधर सेंट्रल एशिया, रशिया, इन सब से कनेक्ट भी होते हैं। आपको पता होगा ना कि ये ईरान है यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर इस जगह पर हमारा एक बंदरगाह है, ठीक, भारत संचालित करता है। वो जगह का नाम क्या है? चाबहार। और उस पोर्ट का नाम क्या है जिसको भारत ने निर्माण किया है? शाहिद बेइश्ती। क्या नाम है? शाहिद बेइश्ती। तो भारत क्या करता है ना, इधर से मुंबई से इधर यहाँ तक ये कनेक्ट कर लेता है और फिर यहाँ से और यहाँ तक ये सहायता पहुँचाना करने का काम, और फिर यहाँ आगे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ तक कनेक्शन का हमारा संबंध बेहतर होता है। क्योंकि हम सीधे पाकिस्तान से होकर नहीं जा सकते हैं, पाकिस्तान से हमारा टकराव है और उसकी जो नीतियाँ हैं गलत हैं, भारत विरोधी हैं, और अक्सर हम लोग देखते हैं। इसलिए ये जो है ना ये रूट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस क्षेत्रीय संतुलन के लिए अफ़गानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अफ़गानिस्तान का तालिबान शासन मजबूत रहेगा इस वक्त के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम कह रहे हैं, तो भारत के लिए वो अच्छा है। जितना ये मजबूत होगा उतना ही पाकिस्तान पर असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान ने शुरू में जब 2021 में अमेरिका यहाँ से भागा था, उस वक्त पाकिस्तान को लगा कि हमने तो बहुत तीर मार दिया, हमने यहाँ पर स्थापित करवा दिया। फिर तालिबान नेताओं को लगा कि ये तो हमारे सिर पर चढ़ रहे हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अधिकारी, और फिर उन्होंने इनको ऐसा सबक सिखाया और कई बार झड़प हो चुकी है अलग अलग सीमाओं पर, पूरे सीमाओं पर, और बहुत टेंशन वाला माहौल है। अभी तो वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उन सब ने ये भी बयान दिया था कि अफ़गानिस्तान का तो रिश्ता बहुत वक्त से रहा है भारत के साथ और वो उसी के दोस्त रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात। ये पूरी बात क्लियर होगी। इंटरनेशनल रिलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ये कवर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत यूके यानी भारत और यूनाइटेड किंगडम डिफेंस पैक्ट हुआ है, तो उस दौरान भारत ने सेना के लिए, अपनी सेना के लिए 350 मिलियन पाउंड, अगर हम इसको रुपए में कहेंगे तो ये लगभग 3700 करोड़ रुपए बनता है। तो उस लागत से किस मिसाइल को खरीदने का फैसला किया? इनमें से कौन सी मिसाइल है जिसको भारत ने खरीदने का फैसला किया है? किससे? यूनाइटेड किंगडम से। आंसर क्या होगा? हल्के बहुउद्देशीय मिसाइल LMM। ठीक है, LMM ये कहेंगे हम। तो यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और ये देख रहे हैं कहाँ पर आए हुए हैं, मुंबई में आए हुए हैं। ये भी कई बार सवाल पूछ देता है कि ये बताइए कि यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहाँ पर भारत आए थे जहाँ पर दोनों के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है? तो वो होगा मुंबई। मुंबई में ये डिफेंस पैक्ट जो है ना साइन किया गया। देखिए 9 अक्टूबर को वो पहुँचे थे और फिर उसके बाद ये महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ। और मुंबई को आप जानते ही हैं भारत की आर्थिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। भारत जो है ना हल्के बहुउद्देशीय मिसाइल यानी LMM जो मिसाइल है उसकी खरीद करेगा। लागत हो गई है 350 मिलियन, लगभग 3700 करोड़ रुपए की लागत से ये भारत खरीदेगा। ओके, और इसका इस्तेमाल वहाँ की जो सेना है ना, और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यूनाइटेड किंगडम की लगातार करती रही है। दूसरा क्या है? भारतीय नौसेना के जहाज़ों के लिए इलेक्ट्रिक पावर इंजन सहयोग के लिए 250 मिलियन पाउंड, अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 2600 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं, तो ये किया जाएगा। इंडियन नेवी के जो शिप्स हैं, जहाज़ हैं, वॉरशिप हैं, उनके लिए बहुत पावरफुल जनरेटर चाहिए, जनरेटर जिससे कि वो जहाज़ चल सके। और आपको बताऊं कितने
पावरफुल है ये, 40 मेगावाट, इतने पावरफुल। मतलब एक शहर को जितनी बिजली सप्लाई हो सकती है एक जनरेटर से, वो सप्लाई एक जहाज जो लेता है, जो युद्धपोत होता है वो, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, भारी भरकम होता है, बहुत तेज चलना होता है उसके लिए। तीसरा क्या है महत्वपूर्ण जो डिसीजन हुआ है कि 64 जो इंडियन कंपनी है वो ब्रिटेन में 1.3 बिलियन, लगभग 15,430 करोड़ रुपए उसका निवेश करने जा रही है। भारतीय कंपनियां वहाँ पर, उनमें बहुत सारी कंपनियां हैं, टीवीएस है वगैरह वगैरह, ये सब हैं। और वो क्या करेंगे, वो सब जो है ना वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करके क्या होगा, इन्वेस्ट करके वहाँ पर अपना बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट, जैसे क्या है मुथूट फाइनेंस है तो वहाँ फाइनेंस की बिजनेस बढ़ाएगी। हीरो मोटर्स है, अगले 5 साल में वो वहाँ पर ई मोबिलिटी, ई साइकिल, एरोस्पेस, उन सब में इन्वेस्ट करेगी, वहाँ पर अपना बिजनेस बनाएगी। साइएंट एक कंपनी है, वो सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, इन सब में वहाँ पर काम करेगी और वहाँ पर नौकरी बढ़ाने का काम करेगी। टीवीएस मोटर है जो वहाँ पर नॉर्टन मोटरसाइकिल है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसका विस्तार वहाँ पर करने जा रही है। तो ये सब कंपनियाँ जो है ना वो काम करने जा रही है महत्वपूर्ण। अगला है ब्रिटिश सरकार ने लंकास्टर और सरे विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी दी है और भारत इस पर सहमत हो गया है जो उच्च शिक्षा की मांग को पूरा करेगा। तो भारत में एक सेंटर खोला जा रहा है और वो डिग्री उस यूनिवर्सिटी से मिलेगी। ओके, तो एक महत्वपूर्ण ये बातें आपने जानी। एक बार मैप के ज़रिए भी देख लेते हैं। ठीक है, ये सब फोटोग्राफ देखा आपने, अपना प्यारा भारत है और अब चलते हैं यूनाइटेड किंगडम की ओर। यूरोप में है और इधर वाला पूरा हिस्सा यूरोप का है और यूरोप में यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में कई सारे नेशंस हैं। आप कहेंगे नेशंस, नेशन तो एक होता है, नहीं नहीं, यूनाइटेड किंगडम जो है ना मल्टी नेशन कंट्री है, मल्टी नेशन। उसमें कौन कौन है, एक इंग्लैंड है करीब यहाँ से इतना बड़ा ये, ठीक है, एक वेल्स है, इधर इतना बड़ा वेल्स है यहाँ पर, और ये स्कॉटलैंड है इस तरफ का, ये स्कॉटलैंड होगा, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये सब मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनते हैं। अच्छा, ग्रेट ब्रिटेन कौन सा बनता है, तो होता है ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये मिलकर ये होते हैं ग्रेट ब्रिटेन, और ये नॉर्दर्न आयरलैंड मिल जाता है तो वो हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। ओके, देखिए इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर होते हैं और बाकी में फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है। यहाँ पर स्कॉटलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड में, यहाँ जो है ना वो फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है। लेकिन उन सब के बॉस जो होते हैं ना वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं यूनाइटेड किंगडम के, या कहें इंग्लैंड के, ओके, या ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन के। तो ये पूरा होता है सॉवरन कंट्री है, ये पूरे सारे मिलकर, ये चारों नेशंस मिलकर सॉवरन कंट्री बनते हैं। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण पॉइंट। अच्छा, वहाँ के किंग कौन है, नाम बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने भारत में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा सर्जियो गोर। क्या नाम है? सर्जियो गोर। आमतौर पे राजदूत वाला प्रश्न नहीं आता है, लेकिन चूंकि अमेरिका जो है ना वो भारी भरकम देश है और उसकी नीतियाँ पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो यूएस सीनेट ने ये कंफर्म कर दिया है कि एम्बेसडर होंगे ये सर्जियो गोर भारत के लिए। ओके, मात्र 38 ईयर के हैं। और एक ख़ास बात है यहाँ पर, देखिए ये सिर्फ भारत के लिए काम नहीं करेंगे, मतलब भारत में रह के नहीं काम करेंगे, बल्कि जो दक्षिण और मध्य एशिया है उसकी भी जिम्मेदारी इनको दे दी गई है दूत के तौर पर। ओके, तो ये है गोर जो है ना ये सर्जियो गोर, इनका जन्म तो हुआ था उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में और इनकी माँ इजरायली मूल की हैं, लेकिन बाद में फिर ये इनके पिता अमेरिका चले गए थे और फिर वहीं बस गए। ट्रंप की रणनीति क्या है आखिर इनको नियुक्त करने की? बीबीसी में मैं पढ़ रहा था, उसके मुताबिक कई विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि जिस तरह से गोर को उसकी जो नियुक्ति हुई है भारत में एम्बेसडर के तौर पर, वो भारत को थोड़ा टेंशन देने वाला भी है। गोर को भारत के अलावा दक्षिण और मध्य एशिया की जिम्मेदारी दी गई है। तो जब भारत जो है ना अमेरिका की नज़रों में खुद को पाकिस्तान से बिल्कुल अलग दिखना चाहता है, ऐसे में वक्त में गोर के पास
पाकिस्तान की भी कमान है एक तरह से, मतलब एक दूत के तौर पर वहाँ के अमेरिका के, मतलब ये जो है ना भारत में बैठकर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, उस तरफ श्रीलंका, भूटान, इन सब का एक तरह से दूतावास का हेड रहेगा ये बंदा। ओके। और आमतौर पर क्या होता है ना कि जब भी राजदूत को नियुक्त किया जाता है तो डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस है, हिस्सा है कि जब आप किसी दूसरे देश में राजदूत को नियुक्त करते हैं तो पहले उसके नाम का प्रस्ताव गोपनीय तरीके से वहाँ भेजते हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि भारत को पहले बताया गया था। ओके। तो ये एक ऐसा राजदूत होगा जो कि भारत में बैठकर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर आपका बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, इन सब के साथ अपना डील करता रहेगा। ठीक है, पहले ही आके वो मिल चुका है बांग्लादेश के चीफ से, श्रीलंका के चीफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। साहित्य के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? आंसर क्या होगा? लंबा नाम है, लास्जलो क्रास्जनाहोरकाई। ठीक है, लास्जलो क्रास्जनाहोरकाई, तो ये नाम है और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ये क्या है? साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ ये मिला है। फोटोग्राफ मेरे बगल में देख रहे हैं। 9 अक्टूबर को नोबेल पुरस्कार समिति ने यह ऐलान किया है। क्यों ये मिला उनको ये अवार्ड, तो ये आप देख रहे हैं क्यों मिला भाई। उनके मनमोहक और दूरदर्शी जो साहित्य के क्षेत्र में काम है उसके लिए उनको मिला है। ओके, तो ये क्या है बात। अच्छा, इनके उपन्यास के बारे में जिक्र कर लें। 1985 में उनका पहला उपन्यास आया था और उसका नाम था सतांग तंगो। क्या है? सतांग तंगो। और ये काफ़ी चर्चा में रही ये बुक, और हंगरी की साहित्य क्षेत्र में सनसनी के तौर पर देखा जा रहा था। उन्होंने और भी उपन्यास लिखे जैसे हर्स्ट 07769। उसके ज़रिए उन्होंने हंगरी की सामाजिक जो अशांति है उसको सटीकता से चित्रित किया था, वर्णन किया था। ओके, तो ये नाम है, आपको ये याद रखना है। और उनकी जो 2 बुक है उसका भी नाम याद रखना है, क्योंकि पिछली बार बीपीएससी में साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार जीता था उनकी बुक के बारे में 2024 वाले के बुक के बारे में पूछ लिया था। तो 2 बुक हैं, आपको याद रखना है। पहला उपन्यास है इनके सतांतगो। क्या है? सतांतगो। और दूसरी जो बुक है वो हर्स्ट 07769 वो थी। ओके, तो ये अवार्ड इन्होंने जीत लिया है, महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जेनजी प्रदर्शन की वजह से मेडागास्कर में सत्ता बदलने पर नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? आंसर का रुपिन फोर्टुनेट। रुपिन फोर्टुनेट जफिस्मो ये नाम है उनका। आर्मी जनरल हैं और ये रहा फोटोग्राफ इनका। मतलब जेनजी ने, मुझे लगता है कि अजीब सा फैसला ले लिया प्रदर्शन के बाद। अब ये सेना का पूर्व अधिकारी जो है ना वो अब वहाँ का सत्ता का चीफ बन गया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फोटोग्राफ। ये भयानक प्रदर्शन हुए थे वहाँ पर। जेनजी ने नेपाल के बाद वहीं पर सत्ता परिवर्तन करवाया। और मैप के जरिए देखते हैं, प्यारा भारत है अपना। मेडागास्कर कहाँ है? हिंद महासागर क्षेत्र में है। ये यहाँ पर इस जगह पर आप देख रहे हैं मेडागास्कर, ये वाला हिस्सा। ओके, तो यहीं पर इसी महीने बिजली, पानी, अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत प्रदर्शन हुए थे जेनजी का। और उसके बाद तख्ता पलट हुआ। मतलब सितंबर में शुरू हुआ था और फिर वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ और अक्टूबर में नई सरकार अब बन गई है। और नई सरकार कौन बने हैं? नई सरकार बनी है जो कि पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं, सेना के जनरल रह चुके हैं। ठीक है, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं, रुपिन फोर्टनेट। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। मेडागास्कर की राजधानी क्या है? एंटानानारिवो। एंटानानारिवो। मुद्रा यहाँ पर क्या चलती है? मालागासी एरियरी। मालागासी एरियरी। ठीक है, मेडागास्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फ्रांस के इतिहास में सबसे कम समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने 27 दिनों में ही 9 अक्टूबर 2025 को इस्तीफा दे दिया। सेबेस्टियन लेकोर्नो। क्या नाम है? सेबेस्टियन लेकोर्नो। वहाँ पर बहुत ही राजनीतिक अस्थिरता चल रही है फ्रांस में।
और इस्तीफा देने की वजह से राजनीतिक संकट वहाँ पर है। दरअसल क्या हुआ ना, फ्रांसीसी संसद में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। और आपको बताऊं कि इमैनुअल मैक्रोन जो है ना, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वो दोबारा राष्ट्रपति बने थे 2022 में, और उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से ये 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। और अगर सिर्फ 13 महीने में देखेंगे तो ये चौथे प्राइम मिनिस्टर थे 13 महीने। एक बार मैप के जरिए चलते हैं, फिर फ्रांस में ना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और ये जो टेंशन चल रहा है, आखिर क्यों नहीं कोई अस्थायी पीएम बन पा रहा है, और पीएम का काम क्या है वहाँ पर, राष्ट्रपति का काम क्या है, ये सब देखते हैं। ये अपना प्यारा भारत है। और अब चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं यूरोप की ओर। ये पूरा यूरोप हो गया, और उसी में रेड कलर में जो देख रहे हैं वो है फ्रांस। फ्रांस में ना 2 पोजीशन होते हैं, एक राष्ट्रपति है, एक प्राइम मिनिस्टर। भारत का उल्टा भी है, ठीक है। फ्रांस में जो राष्ट्रपति ना राष्ट्र का चेहरा होता है, विदेश नीति और रक्षा यानी डिफेंस का चीफ होता है वो। और फ्रांस में ही प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं जो सरकार चलाते हैं, संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, आंतरिक नीतियां और प्रशासन के प्रमुख मुद्दे तय करते हैं। लेकिन उनको हमेशा परमिशन राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है, और राष्ट्रपति के आदेश पर ही कुछ काम कर सकते हैं वो, ठीक है। मतलब पूरी तरह से वहाँ पर पावरफुल कौन हो गया, राष्ट्रपति हो गया। भारत में क्या है, भारत में अनौपचारिक रूप से चीफ हैं, मतलब औपचारिक रूप से भारत में राष्ट्रपति जो है ना सत्ता के चीफ हैं, ठीक है, सबसे बड़े पदाधिकारी हैं। लेकिन अनौपचारिक रूप से सारा काम क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर ही तो करते हैं, और मंत्रिमंडल के पास है, मंत्रिमंडल ही डिसाइड करता है। कुछ मामलों में उनसे सलाह मशवरा राष्ट्रपति से लेना होता है। वहाँ उल्टा है, वहाँ पर राष्ट्रपति ही प्रमुख होते हैं। क्लियर हो गई बात। तो और राष्ट्रपति ही प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर को अपने संसद में बहुमत पास कर लेना ज़रूरी होता है। तो फ्रांस में क्या है ना कि वहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे अमेरिका में है, जो हाँ सब कुछ राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है, वो जो कह दे वही कानून बन जाता है कई बार तो। लेकिन वहाँ पर फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और उसकी वजह से दोनों होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति दोनों होते हैं, और दोनों के अधिकार जो है ना वो निर्धारित रहते हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ देख रहे हैं आप। ओके, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता करती है, 5 साल का कार्यकाल होता है, और यानी राष्ट्रपति की वैधता सबसे मजबूत होती है। राष्ट्रपति ही हेड ऑफ स्टेट होता है। मुख्य भूमिकाएं क्या होती हैं, विदेश नीति, डिफेंस पर नियंत्रण होता है, फ्रांस के सशस्त्र बलों पर सर्वोच्च कमांड होता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करता है, देश का प्रतिनिधित्व करता है, वो पीएम की नियुक्ति करता है, और नेशनल असेंबली में बहुमत को देखते हुए। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो महत्वपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर का क्या है, उसकी नियुक्ति होती है वहाँ पर, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन शर्त यही रहती है कि नेशनल असेंबली में जिसका बहुमत हो उसी का नेता बन सकता है। ओके, मुख्य भूमिकाएं, संसद के प्रति जवाबदेह होता है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, आंतरिक नीतियाँ राष्ट्रपति के सलाह विमर्श के बाद तय करता है, कानून लाता है राष्ट्रपति की अनुमति से, वगैरह वगैरह। ओके, अच्छा वहाँ पर ना एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। फ्रांस में जो है ना वो कई बार ऐसा भी हो सकता है, उसको कहते हैं कोहेबिटेशन, एक परिस्थिति भी आ सकती है कि राष्ट्रपति किसी और पार्टी का है और विपक्ष की पार्टी का वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ गया, क्योंकि वहाँ की संसद यानी नेशनल असेंबली में दूसरी पार्टी का बहुमत है। तो ऐसा भी होता है। तो उसमें क्या होता है, दोनों को तालमेल करके फिर सरकार चलाना पड़ता है, और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोहेबिटेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब इंटरनेशनल रिलेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। अगला क्वेश्चन, किस देश में 12,000 वर्ष पुराने मानव चेहरे वाले स्तंभ की खोज की गई है? पत्थर का स्तंभ है, आंसर होगा तुर्की। तुर्की के वहाँ का दक्षिण पूर्व हिस्से में जो एक क्षेत्र है उसका नाम है कराहंग-तेपे। तो वहीं पर 12,000 वर्ष पुराना टी आकार का स्तंभ मिला है। ये देख रहे हैं आप, ठीक है, टी आकार का। उसमें मानव का चेहरा, आंखें, नाक, ये सब उकेरी गई है, और पहली बार है जब किसी नवपाषाण युग के स्तंभ पर मानव चेहरा जो है ना वो पाया गया है। इस तरह की कला देखने को मिली है।
तो ये अब क्या है ना, अब ये देखा जा रहा है कि वहाँ आत्म अभिव्यक्ति की कैसी और प्रतीकात्मकता की स्थिति कैसी थी 12,000 वर्ष पहले। तो इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, और इस बार की थीम क्या है? सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। ये है इस बार की थीम। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या क्या है? जब एक व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता है, उसकी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसी हालत में मानसिक रोगी कह सकते हैं। मानसिक रोगी जो है आसानी से दूसरों को नहीं समझ पाता है, उसे रोज़मर्रा के काम करने में मुश्किलें आती हैं। कई प्रकार का होता है, आपका तनाव हो गया, डिप्रेशन है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा, ये सब मानसिक रोग के अंतर्गत ही आता है। मानसिक रोग अस्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं, कुछ वक्त के लिए हो सकते हैं, और इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। सुसुमु कितागावा, ये कौन है? ये है जापानी, ठीक है। रिचर्ड रॉबिन्सन, ये ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक है, और उमर एम यागी, ये अमेरिकी वैज्ञानिक है। तो इन तीनों को जो है ना अवार्ड दी जाने की घोषणा कर दी गई है स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। ओके, तो इन सब ने ऐसा क्या रिसर्च किया? ये रहा फोटोग्राफ। अब ये देख लेते हैं कि इन सब ने, तीनों वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या रिसर्च किया जिसके लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार उनको मिल रहा है। इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए। धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए इनको मिला है, ठीक है। तीनों वैज्ञानिकों को नाम देख रहे हैं आप, संयुक्त रूप से मिला है। अब इन सब ने ऐसा क्या किया है आखिर? इन्होंने FOM पहली बार बनाया, यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया। कब रिसर्च किया इन सब ने? 1999 में, और इतने साल बाद अब अवार्ड मिला है। क्यों अवार्ड मिला अभी? क्योंकि इनके जो रिसर्च है ना, वो मतलब क्रांतिकारी कदम अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं। MOF जो है ना, वो एक ऐसा पदार्थ बहुत मजबूत होता है, यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जो उसके अंदर बहुत खाली जगह होती है, और थोड़ी सी मात्रा, कुछ ग्राम से ही एक फुटबॉल मैदान इतना बड़ा बनाया जा सकता है, एक ऐसा क्षेत्र, ठीक है। उसमें हवा, गैस, इन सब को स्टोर किया जा सकता है, रखा जा सकता है। FOM यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, और ख़ास तौर पर गैस को स्टोर करने में बहुत काम आता है, बहुत हल्का होता है ये। ओके, तो इसमें इसी की मदद से बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे काम आए, जैसे कि हवा से पानी को निकाल लेना। तो ये सब जो कमाल है वो क्यों हुआ है? FOM की वजह से ही हुआ है, इन सब रिसर्च की वजह से हुआ, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की वजह से हुआ। कमाल की बात कि रेगिस्तानी हवा में भी वहाँ पानी निकाल लिया जाए, उससे पानी है नहीं, हवा से ही पानी निकाल लिया जाए। इन सब का काम जो है वो इसी वजह से हो पाया। ओके, तो इसी वजह से इनको ये अवार्ड जो है ना वो दिया गया है। हल्का और बहुत मजबूत होता है ये, और इसमें बहुत जगह समा सकते हैं। ओके, तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और 11 अक्टूबर की शाम 7 बजे आज ही देखिएगा ज़रूर शार्प लर्निंग ऐप पर, और यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर जो कोर्सेज़ हैं बिहार के, वो सब शुरू हो रहे हैं। आज लॉन्चिंग क्लास होगी, इंट्रोडक्शन क्लास होगी, उस सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे, कैसे तैयारी की जाए इस पर डिस्कशन करेंगे, क्या किया जाए जिससे आपका एक सीट कम से कम पक्का हो जाए, ये सब चर्चा करेंगे। ओके, बाय।